नमस्ते दोस्तों, सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बचे हुए 1.5 मंथ्स में हम अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लान करके एग्जामिशन कैसे स्कोर करेंगे, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोटा-मोटी तौर पे ये डेढ़ महीने में हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली एफआर के बारे में सोचना है और हर एक स्टेप्स जो हम आने वाले डेढ़ महीने में एफआर के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और विद फुल प्लानिंग से हमें पढ़ना है। क्योंकि जैसे देखा जाए तो ग्रुप 1 में एफआर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एफआर ये जो पहला पेपर रहेगा, ये एक गेम चेंजर भी बन सकता है। तो अगर हमने इसी में अगर एग्जामिशन स्कोर कर लिया, एग्जामिशन के लिए टारगेट कर लिया और हमारा पेपर भी अच्छा गया, तो आने वाले पेपर में डेफिनिटली हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आने वाले डेढ़ महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लिमिटेड टाइम में हमें पूरा करिकुलम कवर करना है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एफआर जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इतना लेंदी सब्जेक्ट को कवर करना और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको राइटिंग प्रैक्टिस करना, उनको लिख के देखना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन सकता है। तो देखिए, पूरे एफआर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है या फिर जो बड़े इंडेक्स है, जैसे कि इंडेक्स 115, 116, 102, 103, 110, इंडेक्स 33, इंडेक्स 109। सो ऐसे जो इंडेक्स है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बिट ट्रिकी है और लेंदी है, ऐसे इंडेक्स की हम एक कैटेगरी बाइफरकेट कर लेंगे। और सेकंड कैटेगरी में न्यूमेरिकली नंबर वाइज तो काफी इंडेक्स है, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर इंडेक्स को हम देखा जाए तो उसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट है या फिर लिमिटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे इंडेक्स को हम सेकंड कैटेगरी में बाइफरकेट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें मेजरली बहुत बड़े इंडेक्स और ट्रिकी लेंदी इंडेक्स है, इसको हमें मिनिमम 2 बार तो भी प्रैक्टिस करना है। आने वाले डेढ़ महीने में इसको हम अगर 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और फाइनल एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े मार्क्स के जो हाई मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे 10 टू 14 मार्क्स के जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, उसको सॉल्व करने में अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए दोस्तों, जो बड़े इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसको 2 बार तो हमें कवर अप करना ही है, लेकिन उसमें से मिनिमम 1 बार हर एक क्वेश्चन को लिख के देखना है। और उसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस में ऐसे कुछ ट्रिकी पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे कुछ एक स्टेप्स रहते हैं जिसमें हमारे सिली मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे जो अभी तक के हमने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया, तो अभी अभी हम वैसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको एक बार वैसे स्टेप्स को या फिर वैसे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स को हम एक बार लिख के देखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने पूरे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो लेंदी क्वेश्चंस है, उनको हमने पूरा स्टार्ट से एंड तक के लिख के देखा। एंड सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वाले जो स्टेप्स है या कॉन्सेप्ट्स है या जहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस है, उसको भी हमने एक बार सेकेंडली फिर से एक बार लिख के देखा। तो इससे हमारे मेजर इंडेक्स, बड़े इंडेक्स के जो मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है, वो अच्छे से कवर अप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो छोटे इंडेक्स है, न्यूमेरिकली वॉल्यूम वाइज वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडेक्स अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वाइज लिमिटेड है। तो ऐसे इंडेक्स में भी हमें सारे इंडेक्स कवर करना है। ऐसा नहीं है कि एक सम आउट ऑफ 10 इंडेक्स हमने 6 टू 7 इंडेक्स कर लिया और बचे हुए इंडेक्स हमने नहीं पढ़े या ऊपर ऊपर से पढ़े। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कैटेगरी के जो इंडेक्स है, इसमें इंस्टीट्यूट कोई भी इंडेक्स पूछती है। मतलब इसमें ऐसा ये नहीं रहता है कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडेक्स या फिर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को बहुत वेटेज है और बचे हुए इंडेक्स को वेटेज नहीं है। तो ये जो कैटेगरी बी में जितने इंडेक्स अभी बचे, इसमें से इंस्टीट्यूट कोई भी पूछ सकती है, तो हमें कोई भी इंडेक्स के लिए तैयार रहना है। इसके लिए हर इंडेक्स के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए और हर इंडेक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। ये जो बड़े इंडेक्स, ये जो छोटे इंडेक्स है, ये छोटे इंडेक्स में जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स 16 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है। सो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है डिकमिशनिंग लाइबिलिटी वाला, जो वो पूरे कॉन्सेप्ट में, वो पूरे इंडेक्स में एक ऐसे थोड़ा हटके या फिर थोड़ा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है। तो ऐसे ही बाकी इंडेक्स में भी जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम के लिए जब 4 टू 5 डेज बचे रहेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस हमने मार्क किए हैं, ये जो हमारे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट है या थोड़े हटके हर इंडेक्स में, ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें मार्क करके रखना है और एग्जाम के 4-5 डेज पहले इनको फिर से एक बार रिवाइज भी करना है। दोस्तों, जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे स्पेसिफिकली जो बड़े इंडेक्स में, लेंदी इंडेक्स में जो बड़े क्वेश्चंस 10 टू 14 मार्क्स के रहते हैं, जैसे रेवेन्यू में जनरली क्वेश्चन रहते हैं इंडेक्स 115 का, या फिर इंडेक्स 103 के बड़े क्वेश्चंस, 110 या 103 के बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम पेपर में अपीयर करते हैं, अप्लाई सॉल्व करने जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पहले, सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें 1 टू 2 लाइंस वो इंडेक्स के बारे में लिखना मैंडेटरी है। वैसे तो इंस्टीट्यूट ऐसे स्पेसिफिकली कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि जो स्टूडेंट्स जनरली ये 1 टू 2 लाइनर्स लिखते हैं बड़े क्वेश्चंस में, उनको एक एज मिलता है, उनको कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे सप्लाई चेन का चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आए, सो चेन होल्डिंग के क्वेश्चन में इंडेक्स 103 का रेफरेंस देना है और चेन होल्डिंग क्या होती है वो कॉन्सेप्ट के बारे में 1 टू 2 लाइनर्स में लिखना है। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में, रेवेन्यू का क्वेश्चन हो, फिर वो चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चंस में हमें डेफिनेटली ये चीज को फॉलो करना है।
दोस्तों मैं जानता हूँ अभी 1.5 महीना ही बचा है। इस 1.5 महीने में आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। लेकिन मेरा एक ही सजेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 मॉक टेस्ट लिख के देखना है। शायद अभी आपने 1 मॉक टेस्ट लिखी हो या नहीं होगी, लेकिन आने वाले 1.5 महीने में आपको 2 मॉक टेस्ट तो भी लिख के देखना है। चलो 2 नहीं तो भी मिनिमम 1 तो भी मॉक टेस्ट आपको बैठ के 3 घंटे बैठ के सॉल्व करनी है। उसका फ़ायदा ऐसा है कि सवाल ये नहीं है कि 3 आवर्स में हम जो हमारे पास इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आएगा या कोई भी हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसमें चांसेस है कि एमटीपी, आरटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन रिपीट हुए हो या पूरा का पूरा मॉक टेस्ट भी रिपीटेड हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि 3 घंटे के प्रेशर में, 3 घंटे के गिवन टाइम फ्रेम में हमें पूरा हम पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा एक मेजर पर्सपेक्टिव रहना चाहिए मॉक टेस्ट सॉल्व करने के पीछे। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम मेन एग्जाम भी सॉल्व करने जाएँगे, तो भी ऐसा नहीं कि सारा ही पूरा पेपर ही नया है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो रिपीटेड है। अब अगर रिपीटेड है तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, उसको तो आपको सॉल्व करना ही रहेगा। वैसे ही सिमिलरली मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक़्त अगर कोई क्वेश्चन रिपिटेटिव आता भी है, तो हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं रहना चाहिए कि ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने प्रैक्टिस करते वक़्त, तो अभी क्यों सॉल्व करूँ? इंस्टेड ऑफ ये पर्सपेक्टिव हमें ऐसा पर्सपेक्टिव रखना है कि 3 आवर्स के प्रेशर में, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में मेरा पूरा 100 मार्क्स का पेपर इफेक्टिवली सॉल्व होना चाहिए। इसी के लिए हमें दोनों मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। मैं 2 मॉक टेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मॉक टेस्ट में जनरली हमको एनालिसिस करने में वो 1 मॉक टेस्ट लग जाती है। लेकिन सेकंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलो ठीक है अभी अगर रिपिटेटिव क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो एटलीस्ट हम उसमें सिक्योरली मार्क्स तो भी स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया और रोड मैप आने वाले 1.5 महीने में एफआर के लिए ये स्ट्रेटेजी आपने यूज़ की तो डेफिनिटली आपको एग्जामिशन 100% मिल सकता है। मैं जानता हूँ बोथ ग्रुप वालों के लिए ये थोड़ा बड़ा टास्क रहेगा कि बाकी सब्जेक्ट के साथ भी एफआर जैसा बड़ा सब्जेक्ट और पहला सब्जेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव सॉल्व करना है और ये रोड मैप के हिसाब से अगर हमें चलना है। तो मैं जानता हूँ ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन डेफिनिटली अगर आप इसको कर लेते हो, तो आपको एग्जामिशन स्कोर करने में कोई भी नहीं रोकेगा। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में भी सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में और स्पेसिफिकली 3 आवर्स में पेपर कैसे कंप्लीट करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमको फॉलो करनी है जिससे हमें 3 आवर्स में इफेक्टिवली कंप्लीट पेपर सॉल्व है। ऐसे वीडियोस में भी ये वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो कनेक्टेड रहिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।